हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRN अकेडमी। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा RT एक्ट 2009। आपका मेन टॉपिक क्या होगा? आपका RT एक्ट 2009। ध्यान रखना, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर CTET एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द UP TET एग्जामिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में आपको आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? आपका EVS NCERT के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपका टंग के बारे में, जीभ के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा, हनी बीज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक है आज के लेक्चर में। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका आज के लेक्चर का? जो फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ध्यान रखना, अगर मैं इसके RT 2009 की बात करें, ठीक है, RT 2009, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द RT, राइट। RT का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये इसका फुल फॉर्म है। ध्यान रखना, इसका याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है RT स्टैंड फॉर। RT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इस चीज़ आप ध्यान रखना। मीन्स शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अगर हिंदी में बात करें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब इसमें पूछा जाता है आपका RT एक्ट 2009 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मीन्स इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आपको पता होना चाहिए कि RT एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को क्या होनी चाहिए? मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ये क्या? RT एक्ट। ध्यान रखना कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। कौन? RT एक्ट 2009। मीन्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ RTE एक्ट। ध्यान रखना कि जो बच्चे 6 से 14 साल के हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, ये उनके राइट्स हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का। अब देखते हैं कब पारित हुआ था, ठीक है, कब ये लागू हुआ था, ये सारे पॉइंट देखते हैं इसमें। तो जो आपके CTET एग्ज़ाम हो गया आपका, ठीक है, अदर स्टेट के एग्ज़ाम हो गए आपके, UP TET में भी आता है ये टॉपिक। ठीक है, बाकी और भी डिफरेंट आपके गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी आता है आपका। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो ठीक है, शिक्षा का अधिकार देख सकते हैं इमेज में, बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। तो राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आपका देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ध्यान रखना 2009, यानी RT अधिनियम 2009 भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को क्या हुआ था? पारित हुआ था। ध्यान रखना 4 अगस्त 2009 को क्या हुआ था? ये पारित हुआ था। ध्यान रखना इस डेट को ये पारित हुआ था, लागू नहीं हुआ था बट पारित हो गया था। ध्यान रखना, तो उस डेट को याद रखना, 4 अगस्त 2009। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A, ध्यान रखना ये भी याद करना आप, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार यह भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता बताता है। मीन्स 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए फॉर ऑल द चिल्ड्रन। ध्यान रखना, जिससे बच्चे का क्या होना चाहिए? सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसके मद्देतर ये आपका एक्ट आया था, RTE एक्ट। ध्यान रखना कि हर एक बच्चे को शिक्षा अनिवार्य होगा। हर एक बच्चा अगर शिक्षित होगा तो क्या होगा? उसका सर्वांगीण विकास होगा। अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है तो देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा। ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका ये क्या था आपका? 4 अगस्त 2009 को क्या हुआ था? पारित हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट डेट क्या है आपकी? 1 अप्रैल 2010 को। ध्यान रखना, ये डेट आप याद रखना, 1 अप्रैल 2010 को जब अधिनियम लागू हुआ तो भारत उन 135 देशों की सूची में शामिल हो गया। मीन्स जो आपका RT एक्ट 2009 जब ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, तो क्या हुआ था? ये 135 देशों की लिस्ट में भारत भी शामिल हो गया था, जो शिक्षा को
जो शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार मानते हैं। ध्यान रखना, ये क्या है, इनका फंडामेंटल राइट्स है। अब देखो 1 अप्रैल 2010 को इस कानून के पारित होने के साथ भारत सभी बच्चों के लिए शिक्षा को एक बुनियादी अधिकार बनाने वाले 135 देशों में एक बन गया था। ध्यान रखना कि भारत भी क्या बन गया था, 135 देशों में एक बन गया था जिन्होंने ये मौलिक अधिकार मानते हैं। ठीक है, जो शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार मानते हैं। ध्यान रखना, तो ये आपका लागू कब हुआ था, आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, ये शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ध्यान रखना, ये एक फंडामेंटल राइट है। हर एक बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ये क्या है आपका, एक फंडामेंटल राइट है हर एक बच्चे का कि हर एक बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। मीन्स कोई बच्चा वंचित न रह जाए एजुकेशन से। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था आपका आरटी एक्ट 2009 का कि हर एक बच्चा शिक्षित हो, कोई अच्छा बच्चा हो जो शिक्षा से वंचित ना हो पाए। ठीक है, तो ये क्या बन गया था आपका, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार है। दैट मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को उनकी जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता या राजनीतिक झुकाव की परवाह किए बिना मुफ्त प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या था आपका, आरटी एक्ट के बारे में था, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में आता है। ध्यान रखना, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके। डेट जरूर याद रखना, और किस वर्ष के बच्चों के लिए है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए। मीन्स अगर बच्चा 6 वर्ष का होगा तो क्या होगा, वो फर्स्ट क्लास में जाएगा। ध्यान रखना, अगर बच्चा 6 वर्ष का है तो फर्स्ट क्लास में जाएगा। ठीक है, तो 6 से 14 मतलब 1 से 8। मीन्स अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास 1 to 8। ध्यान रखना, 6 से 14 वर्ष मतलब क्लास 1 to 8 की बात करें। ध्यान रखना, तो कभी कभी ऑप्शन में क्लास 1 to 8 मतलब 6 to 14 ईयर। ध्यान रखना, 6 to 14 ईयर्स, ये ईयर्स की बात कर रहा है। मीन्स अगर बच्चा 6 साल का है तो किस क्लास में जाएगा, 1 क्लास में जाएगा, फर्स्ट क्लास में जाएगा। तो 6 से 14 वर्ष की जगह कभी कभी क्या दे देगा आपको, क्लास 1 to 8 दे देगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिगार्डिंग द आरटी एक्ट 2009। अभी इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस स्लाइड में मेंशन नहीं है। वो क्या क्या था आपका, जो आपका आरटी एक्ट था, इसमें कितने चैप्टर थे। अभी कभी एग्जाम में पूछ लेता आपका, सीटेट हो गया, यूपीटेट हो गया। तो जो आपका आरटी एक्ट 2009 था, तो इसमें कितने चैप्टर थे आपके, ये भी याद ध्यान रखना। तो इसमें 7 चैप्टर थे। ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और कितने सेक्शन से, 38 सेक्शन था। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो जो आपका आरटी एक्ट था उसमें 7 चैप्टर थे और 38 सेक्शन थे। ये चीज़ आप ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका आरटी एक्ट 2009 है उसमें नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं, तो 7 याद रखना। और इसमें नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, तो 38 सेक्शन। ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, और ये क्या बनाया गया था आपका, आरटी एक्ट क्या था, एक बच्चों का फंडामेंटल राइट था। मीन्स इसमें हर एक बच्चे का अधिकार है कि हर एक बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना ही चाहिए। और उनकी रेंज क्या थी, क्लास 1 to 8, या आप बोल सकते हो एज क्या होनी चाहिए आपकी उनकी, 6 से 14 वर्ष। ध्यान रखना, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और इसमें एक और पॉइंट आता था कभी कभी आपके एग्जाम में कि जो बच्चे डिसेबल हैं उनके लिए क्या बना गया था इसमें, इस रूल में आरटी एक्ट 2009 में। ये तो आपका नॉर्मल बच्चों के लिए कि 6 से 14 वर्ष का बच्चे के लिए क्या था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन था। बट मैं बोलूँ कि अगर बच्चा डिसेबल है तो उनकी रेंज क्या बनाई गई थी, तो ध्यान रखना, अगर बच्चा डिसेबल है तो उनकी रेंज क्या थी, 6 to 18 ईयर। ध्यान रखना, उनकी रेंज है अगर बच्चा डिसेबल है, राइट। अगर बच्चा आपका डिसेबल है तो उसकी रेंज क्या थी, जो ईयर्स की रेंज थी, 6 to 18 ईयर था। ध्यान रखना, 6 to 18 ईयर्स था। दैट मीन्स इन केस ऑफ एनी चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी इट इज 6 to 18 ईयर्स। ध्यान रखना, अगर बच्चा डिसेबल है तो उसके लिए जो ईयर की बात की गई थी तो 6 से
18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, 6 से 18 वर्ष के लिए बनाई गई थी। और अगर नॉर्मल बच्चा है तो मीन्स 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए था ये, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या आपका। अब बात करें अगर आरटी एक्ट 2009 की विशेषताएं बात करें, अगर फीचर्स की बात करें, फीचर्स क्या क्या थे आपके, फीचर्स ऑफ आरटी एक्ट 2009, इनके क्या क्या मेन फीचर्स थे तो वो देखते हैं। देखो फर्स्ट फीचर क्या है आपका, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ध्यान रखना, अगर हम नॉर्मली बात करें तो फ्री एंड कंपलसरी, अगर फीचर्स की बात करें तो क्या था आपका, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ध्यान रखना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल। ध्यान रखना, आरटी एक्ट 2009 जो आपका, इसका मेन फीचर क्या आता है, हर एक बच्चे का क्या होना चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, जिससे बच्चे का क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या आपका कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य स्कूली शिक्षा के हकदार हैं। ध्यान रखना, उनका राइट्स है। तो ईयर्स याद रखना, 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए अगर बच्चा डिसेबल है तो 6 से 18 वर्ष। ध्यान रखना, अगर हम डिसेबल की बात करें तो 6 से 18 हो जाएगा, अगर नॉर्मल बच्चे की बात करें तो 6 से 14। ध्यान रखना, ये चीज़ आप याद रखना। अब देखो नेक्स्ट क्या आपका, अगर प्राथमिक विद्यालय पूरा होने तक कोई रोक या परीक्षा नहीं होगी। ध्यान रखना, प्राथमिक विद्यालय के लिए ध्यान रखना, पूरा होने तक कोई रोक या परीक्षा नहीं होगी, मीन्स बच्चे को क्या करना है, प्रमोट करना है, किसी बच्चे को फेल नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, सभी के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा, मीन्स कंपलसरी एजुकेशन, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, मीन्स सभी के लिए क्या होनी चाहिए, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना। बच्चों का क्या होना चाहिए आपका, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास बोले तो ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे का हर एक एंगल से बच्चे का क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हर एक एंगल से बच्चे का फुल डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चा ऐसा नहीं कि केवल पढ़ने में है, बच्चे का जो आपका क्लास के साथ साथ अदर एक्टिविटी उसमें भी बच्चा एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं बच्चा केवल पढ़ने में, बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, मीन्स बच्चे का क्लास के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, जैसे आपका स्पोर्ट हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, बच्चा हर एक एंगल से एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा केवल गांव का जैसे देखते हो आप, नॉर्मली बच्चे क्या होते हैं केवल पढ़ने में अच्छे होते हैं, बट उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटी की बात करें तो कर नहीं पाते हैं। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, केवल उनका वन साइड डेवलपमेंट हुआ है, मीन्स बोथ नहीं हुआ, उनका हर एक एंगल से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो आरटी एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चा हर एक फील्ड में एक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं केवल एक फील्ड में एक्टिव है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सभी के लिए समावेशी स्थान बनाना, क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्पेस फॉर ऑल। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, बच्चे का क्या होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए। ध्यान रखना कि सारे बच्चे को, मीन्स उसमें नॉर्मल बच्चा हो, डिसेबल बच्चा, हर एक बच्चे को एक स्थान पे शिक्षा देनी चाहिए। मीन्स कोई बच्चा अगर डिसेबल हो तो ऐसा नहीं उसको डिसेबल के साथ टाइटल दिया जाए, उसको भी एक साथ एक छत के नीचे शिक्षा दी जानी चाहिए, कि किसी डिसेबल बच्चे के लिए अलग से एजुकेशन सिस्टम नहीं देना है, हर एक बच्चे को एक साथ बैठा के एक साथ शिक्षा देना है। ये आपका क्या कहलाता है, आरटी एक्ट 2009। ध्यान रखना, आप पढ़ोगे भी आपके इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, समावेशी शिक्षा क्या होता है, कि एक छत के नीचे सारे बच्चे को एक साथ बैठा के शिक्षा देनी है, कि उसमें हर एक टाइप का बच्चा होगा, आपका एक नॉर्मल बच्चा भी होगा, एक डिसेबल बच्चा भी होगा, हर एक बच्चे को हर एक फैसिलिटी के साथ शिक्षा दी जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे फीचर्स है किसके, आरटी एक्ट 2009 के फीचर्स हैं, ध्यान रखना। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आपका जीरो ब्लॉकिंग की, आपकी जीरो ब्लॉकिंग क्या होती है। जीरो ब्लॉकिंग कभी कभी आ जाता है आपका कि जीरो ब्लॉकिंग क्या होती है, इसका क्या मतलब है, आपके यूपी टेट एग्जाम में आया भी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीरो ब्लॉकिंग। ध्यान रखना, जीरो ब्लॉकिंग का क्या मतलब है आरटी एक्ट 2009 में। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि द पॉलिसी ऑफ नॉट फेलिंग चिल्ड्रन इन इज कॉल्ड
जीरो ब्लॉकिंग मीन्स कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हो? जीरो ब्लॉकिंग। द पॉलिसी ऑफ नॉट फेलिंग चिल्ड्रेन इज कॉल्ड जीरो ब्लॉकिंग। ध्यान रखना, इज कॉल्ड जीरो ब्लॉकिंग मीन्स कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, उसको क्या करना है? प्रमोट करना है। कभी कभी ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आया भी है कि जीरो ब्लॉकिंग क्या होता है, इसका क्या मतलब है। तो ऑप्शन में क्या दिखेगा आपका? द पॉलिसी ऑफ नॉट फेलिंग चिल्ड्रेन इज कॉल्ड जीरो ब्लॉकिंग। ध्यान रखना कि कोई किसी बच्चों को फेल नहीं करना, उस बच्चे को प्राइमरी लेवल पे बच्चों को फेल नहीं करना, उनको प्रमोट करना है। ध्यान रखना मीन्स नो स्टूडेंट फेल टिल क्लास 8 मीन्स कोई बच्चा क्या होना चाहिए? फेल नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, कोई भी बच्चा आपका फेल नहीं होगा टिल क्लास 8 तक। ध्यान रखना, ओनली क्या करेंगे? उस बच्चे को प्रमोट करना है। ध्यान रखना, दैट मीन्स ऑल चिल्ड्रेन शुड बी पास टिल 8 क्लास। ध्यान रखना कि हर बच्चे को 8 क्लास तक पास करना है, उनको किसी बच्चे को फेल नहीं करना है, मीन्स उसको क्या करना है? प्रमोट करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। और इसमें एक चीज़ और भी मेंशन है कि आपका कि एक वीक में जो वर्किंग आवर्स होगा टीचर्स के लिए कितना होना चाहिए? आरटी एक्ट 2009 में ये भी बताया गया आपका कि जो टीचर का वर्किंग आवर होगा एक वीक में, तो ध्यान रखना 45 आवर्स होता है पर वीक। ध्यान रखना, अगर हम एक दिन की बात करें तो इनका वर्किंग आवर कितना होना चाहिए? 730 आवर्स। ध्यान रखना, वर्किंग आवर्स होता है 1 डे की बात करें हम, ठीक है। बट अगर वीक की बात करें, एक वीक की बात करें, ये 1 डे के लिए था आपका। अगर मैं एक वीक की बात करूं तो एक वीक में कितना आवर्स होना चाहिए? ध्यान रखना 45 आवर्स होना चाहिए आपका, 45 आवर्स होना चाहिए पर वीक होना चाहिए। ध्यान रखना, पर वीक होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, ईच टीचर वर्क्स 45 आवर्स पर वीक एंड 7.5 आवर्स ए डे एट स्कूल। ध्यान रखना कि एक दिन की बात करें तो 7.5 घंटे होने चाहिए, अगर एक वीक की बात करें तो 45 आवर्स होना चाहिए, मतलब टीचर्स वर्किंग आवर्स होता है ये बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो फीचर्स क्या क्या आपका, अगर हम बात करें समरी, बात करें इसकी समरी निकालें कि आपका आरटी एक्ट का मेन फीचर क्या था? पहला क्या था आपका? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, सभी बच्चों को क्या होना चाहिए? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। सेकंड क्या था? नो डिटेंशन पॉलिसी, मीन्स कोई बच्चा फेल नहीं होगा, उनको पास करना है, उनको प्रमोट करना है। ध्यान रखना। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चा हर एक एंगल से डेवलप होना चाहिए, ऐसा नहीं केवल एक फील्ड में डेवलप हो रहा, बच्चे का सर्वांगीण विकास हमें करना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। ये था आपका मेन फीचर्स ऑफ द आरटी एक्ट। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपका मेन पॉइंट है, आप नोट कर लेना, ये सारे पॉइंट आपके मेन है, प्लस साथ में ये भी मैंने बता रखा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपके क्या हैं? इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ ध्यान रखना। अब एक चीज़ इसमें ये भी बोला गया आपका आरटी एक्ट में, क्या बोला गया है? जो टीचर्स हैं, राइट, उनको नॉन एकेडमिक ड्यूटी क्या क्या लग सकती है? टीचर की केवल 3 नॉन एकेडमिक ड्यूटी लग सकती है। जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं उनकी 3 नॉन एकेडमिक ड्यूटी लगती है। वो कौन कौन सी ड्यूटी है आपकी? तो फर्स्ट जो ड्यूटी उनकी है, उनकी ड्यूटी कौन सी है आपकी? सेंसस, मीन्स उनकी जनगणना में ड्यूटी लग सकती है। दूसरा क्या आपका? डिजास्टर मैनेजमेंट, मीन्स उनका आपदा प्रबंधन में ड्यूटी लग सकती है। कोई भी आपदा आ रही, जैसे आपका कोविड आया था, ठीक है, कोविड टाइम में क्या होता है, आपके प्राइमरी टीचर होते हैं, इनकी क्या होती है, इनकी ड्यूटी लगती थी। आपने देखा भी होगा रियल टाइम में, जब कोविड आया था तो प्राइमरी स्कूल के जितने भी टीचर थे उनकी कहीं ना कहीं ड्यूटी लगती थी। और तीसरा क्या था आपका? इलेक्शन, चुनाव जब भी होता है तो देखा होगा आपने कि प्राइमरी स्कूल के टीचर की क्या होती है, आपकी ड्यूटी लगती है। तो टीचर शुड बी इंगेज ओनली 3 नॉन एकेडमिक एक्टिविटी। कौन कौन सी थी नॉन एकेडमिक एक्टिविटी? पहला क्या था आपका? सेंसस, जनगणना, ये सारे अलग से पॉइंट बता रहा हूँ, आप नोट करना, ये यूपी टेट में आए हैं एग्जाम में क्वेश्चन। दूसरा कहाँ पे लगती थी ड्यूटी? डिजास्टर मैनेजमेंट, ध्यान रखना, ठीक है, आपदा
आपदा में ड्यूटी लगती है, जैसे आपका कोविड आया था, ठीक है, जैसे आपका कोविड आया था, कोविड में क्या था, आपका प्राइमरी स्कूल के टीचर की ड्यूटी लगती थी, अनाज बंटवाना था तो वहाँ पे भी ड्यूटी लगती थी, कोविड जो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। उसके बाद तीसरी कहाँ ड्यूटी लगती है आपकी, इलेक्शन में, चुनाव जब भी होता तो देखा आपने कि प्राइमरी स्कूल के टीचर की ड्यूटी लगती है। तो ये 3 नॉन एकेडमिक ड्यूटी थी इनकी टीचर्स की। तो पहली क्या थी आपकी जनगणना, दूसरी क्या थी आपकी आपदा में लगती थी, तीसरा क्या था आपका इलेक्शन, दैट इज द चुनाव, चुनाव मीन्स चुनाव, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 3 थी, 3 ये ड्यूटी लगती थी इनकी टीचर्स की, ध्यान रखना। तो भी इसमें बताया गया है कि टीचर्स का वर्किंग आवर के साथ साथ जो टीचर्स हैं इनकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लग सकती है, तो जनगणना, आपदा और चुनाव, ये चीज़ ध्यान रखना। तो कभी कभी पूछ लेता है, और ये भी आया भी आपका यूपी टेट में आया गया, सी टेट में तो नहीं आया आपका, यूपी टेट में आया। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर आपका आरटी एक्ट 2009 आपका यूपी टेट एग्जाम में आता है, या अगर हम सी टेट की बात करें तो सी टेट में भी आता है, प्लस अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी क्वेश्चन इसके आरटी एक्ट से आता ही आता है, ठीक है। अब अगर हम एक चीज़ और बात करें कि प्राइमरी स्कूल में जो टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जो प्राइमरी स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है आपका। तो ध्यान रखना, अगर हम प्राइमरी की बात करें, तो प्राइमरी में क्या होता है आपका, अगर हम प्राइमरी की बात करें तो 1 टीचर इन 30 चिल्ड्रन, ध्यान रखना, एक टीचर होगा आपका, अगर 30 स्टूडेंट है तो ध्यान रखना एक टीचर की नीड होगी, ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज ध्यान रखना आप। तो 1 टीचर और 30 स्टूडेंट का रेशियो होना चाहिए। एक टीचर की नीड कब होगी, जब आपके 30 स्टूडेंट होंगे। तो ये टीचर और स्टूडेंट रेशियो है आपका कि 30 बच्चे पे क्या होना चाहिए, आपका एक टीचर असाइन होना चाहिए। ये रेशियो मेंटेन करते हैं प्राइमरी स्कूल में कि अगर 30 बच्चा है तो वहाँ पे कितने टीचर की नीड होगी, 1। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एग्जैक्ट डेटा आपको जो मेंशन है आरटी एक्ट में। और ये किसकी बात थी आपकी, प्राइमरी की बात की थी, ध्यान रखना, ये किसकी बात कर रहे थे हम, प्राइमरी की बात कर रहे थे, प्राइमरी की बात कर रहे हैं। अगर प्राइमरी की बात करें टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या होना चाहिए, तो 30 बच्चों पे एक टीचर की नीड होती है, ध्यान रखना। और अगर मैं प्राइमरी की बात करूं दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लास 1 to 5, क्लास 1 to 5 की बात करें, प्राइमरी मतलब क्लास 1 to 5। एंड अपर प्राइमरी की बात करें तो क्लास 6 to 8। तो अगर ये प्राइमरी क्या था आपका 30 स्टूडेंट पे 1 टीचर था, तो मैं अपर प्राइमरी की बात करूँ, अपर प्राइमरी की बात करें मैं, तो वहाँ पे जो टीचर स्टूडेंट क्या था आपका 1 टीचर की नीड होगी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होने चाहिए 35। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। कि अगर प्राइमरी की बात करते हैं तो वहाँ पे एक टीचर की नीड होगी 30 स्टूडेंट पे। तो दिस इज कॉल्ड द टीचर स्टूडेंट रेशियो, ऐसे लिख दो आप, ध्यान रखना 1:30 मीन्स क्या होगा आपका 30 पे एक टीचर की नीड होगी आपकी। अगर मैं अपर प्राइमरी की बात करूँ दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लास 6 to 8, ठीक, उसमें कितनी नीड होगी आपकी 1 टीचर 35 स्टूडेंट, ध्यान रखना 35 स्टूडेंट पे कितनी नीड होगी आपकी 1 टीचर की नीड होगी। तो ये भी आपका आरटी एक्ट में ही बताया गया आपका, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और एवं 100 स्टूडेंट, अगर 100 से ज़्यादा स्टूडेंट है तो वहाँ पे क्या नीड होगी आपकी, एक प्रिंसिपल की नीड होगी। अगर 100 से ज़्यादा बच्चा है तो नीड 1 प्रिंसिपल, मीन्स अगर 100 से ज़्यादा बच्चे स्कूल में प्राइमरी या अपर प्राइमरी में तो वहाँ पे क्या होगा आपका एक प्रिंसिपल की नीड होगी। तो ध्यान रखना अगर 100 से ज़्यादा होंगे तब क्या होंगे आपके एक प्रिंसिपल की नीड होगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको नोट कर लेना कहीं ना कहीं, ठीक है, कि जीरो ब्लॉकिंग क्या होता है आपका, ठीक है। एंड ये क्या आपका 7:30 में 7.5 घंटे पर डे होना चाहिए, ध्यान रखना। एक घंटे में जो टीचर का वर्किंग आवर होना चाहिए कितने घंटे होना चाहिए, 7.5 घंटे होना चाहिए। अगर वही मैं पर वीक की बात करूँ, पर वीक की बात करें मैं तो कितना होना चाहिए 45 आवर्स होना चाहिए, 45 घंटे होना चाहिए, ठीक है। और जो टीचर है उनकी ड्यूटी कितनी, नॉन एक्टिविटी ड्यूटी कितनी लग सकती है, तो 3 है आपकी। फर्स्ट क्या आपका सेंसस जनगणना, सेकेंड क्या था आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, थर्ड क्या था आपका इलेक्शन। जनगणना हो गया आपका, आपदा हो गया, चुनाव, ठीक है। उसके बाद जो आपका टीचर और स्टूडेंट रेशियो होता है क्या होता है आपका, प्राइमरी में केवल 1 टीचर की नीड होती है, प्राइमरी में केवल 1 टीचर की नीड होती है 30 स्टूडेंट पे, ध्यान रखना कि मीन्स 30 अगर बच्चा है तो एक
टीचर की नीड होगी, ध्यान रखना। वही अपर प्राइमरी की बात करें, दैट मीन्स क्लास 6 to 8 की बात करें तो एक टीचर की नीड होगी 35 स्टूडेंट पे, ध्यान रखना। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको भी आप साइड में कहीं नोट कर लेना कि जो आपकी फीचर्स हैं, इसके अलावा जो सारे पॉइंट मैंने बताए हैं, तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मेन चीज़ याद रखना कि बच्चे का क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए आरटी एक्ट में, और कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर ऑल होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो मधुमक्खियाँ की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, हनी बेज मधुमक्खी की बात करें तो इसमें पूछता है कि मधुमक्खियाँ अंडे कब देती हैं, ठीक है। इनका पालन किस समय शुरू किया जाता है, बेस्ट टाइम क्या होता है आपका। तो मधुमक्खियों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं कौन से महीने में देती हैं, किस महीने में, तो ये ध्यान रखना, ये मेन पॉइंट आपका बार बार सीटेट एग्जाम में पूछता है। तो हनी बेज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, ध्यान रखना, ये पॉइंट आप याद रखना, कई बार भी आया है ये, अक्टूबर टू दिसंबर, ध्यान रखना। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, ध्यान रखना। मधुमक्खियाँ जो देख सकते हो यहाँ पे लगी हुई चिपकी हुई हैं, ये अंडे कब देती हैं, अक्टूबर से दिसंबर महीना इनका बेस्ट मंथ होता है, ध्यान रखना, ठीक है। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द बी कीपिंग, ध्यान रखना, मधुमक्खी पालन का सबसे बेस्ट टाइम है, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर, ये मंथ आप याद रखना, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, मधुमक्खियाँ पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब देखो लीची के फूल के बारे में पूछ लेता है कि लीची के फूल कब खिलते हैं, तो ध्यान रखना फरवरी में खिलते हैं। ये देखो मधुमक्खी पालन है, कैसे करते हैं, इस आपका रखा है डायग्राम में, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब देखो एक चैप्टर आपको जो एनसीईआरटी में मेंशन है, ओमना का सफ़र, इसमें कुछ जगह है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए कि जगह है कहाँ पे, एक आध दो बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो देखो आपका एनसीईआरटी जो आपका ईवीएस है, इसमें एक चैप्टर है ओमना जर्नी, ठीक है, ओमना का सफ़र, उसमें कुछ जैसे जगह है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, वो है कहाँ पे। तो जैसे आपका गांधी धाम हो गया, ठीक है, अहमदाबाद हो गया, एंड वलसाद आर इन गुजरात, ध्यान रखना, ये गुजरात याद रखना, गांधी धाम हो गया आपका, अहमदाबाद हो गया, और वलसाद ये ध्यान रखना आर इन गुजरात। और एक और आपका नाम है कोझिकोड, ये कहाँ पे आपका, इन केरला, ध्यान रखना। अगर हम केरला की बात करें, के से याद रखना, के एंड के से याद रखना कि आपका जो कोझिकोड है वो कहाँ पे आपका केरल में है, और गांधीधाम अहमदाबाद और बरसात कहाँ पे आपके गुजरात में है। तो ये पॉइंट कभी कभी आपके एग्जाम में आया है, तो ये भी मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे रखा है, तो इससे आप याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, याद करने की नीड नहीं, बट इस पॉइंट को आप याद रखना, ठीक है। और भी कुछ एनसीईआरटी के नोट्स हैं, ये भी मैंने बता रखा है आपको प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैंने डिटेल में बताए आपको। जो मेरी क्लास 1 थी, क्लास 1 में मैंने एक चैप्टर था गोइंग टू स्कूल, एनसीईआरटी में गोइंग टू स्कूल, उसमें मैंने सारे पॉइंट्स बताए जो आज दिख रहा है आपको, ईवीएस एनसीईआरटी नोट, लद्दाख के बारे में, असम के बारे में, केरला के बारे में, राजस्थान के बारे में, तो क्लास 1 में मैंने बताया डिटेल में। तो आप ध्यान रखो, यहाँ भी एक बार रिविजन कर दे रहा हूँ कि बम्बू एंड रोप ब्रिज आर यूज्ड, कहाँ पे होता है आपका, असम में होता है, ध्यान रखना। बम्बू बांस के बने हुए पुल कहाँ पे यूज होते हैं आपके, बांस और रस्सी से बने हुए पुल असम में होते हैं, ध्यान रखना। अगर हमने ट्रॉली की बात करें तो ट्रॉली कहाँ पे यूज होती है आपके, लद्दाख में, लद्दाख में पहाड़ी एरिया होता है, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए, ट्रॉली यूज करते हैं, ध्यान रखना। अगर मैं सीमेंट ब्रिज की बात करूँ तो कहाँ पे यूज होता है आपका, नॉर्मल एरिया ओवर द वाटर, देखा होगा आप नॉर्मली कि सीमेंट ब्रिज कहाँ पे यूज होता है आपका, नॉर्मल एरिया में, ठीक है। वल्लम क्या, जैसे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वल्लम क्या आपकी स्मॉल वुडन बोट होती है, राइट, लकड़ी की छोटी बनी नाव होती है, वो कहाँ पे यूज होती है आपकी, केरला में यूज होती है, ध्यान रखना, कहाँ पे यूज होती है आपकी, केरला में यूज होती है। नेक्स्ट की देखो कि आपका कैमल कार्ट की बात करें तो कहाँ पे होता है आपका, राजस्थान में होता है, ठीक है। बुलक कार्ट कहाँ पे होता है आपका, विलेज इन प्लेन, राइट, प्लेन एरिया में होता है आपका। द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन इन माउंटेन, ये कहाँ पे होता है आपका, उत्तराखंड में होता है, उत्तराखंड में यूज करते हैं, ध्यान रखना, उत्तराखंड में होता है रॉकी प्लेस और
अनियमित होता है, मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं। तो उसकी बात हो रही है किसकी, उत्तराखंड की, ध्यान रखना। तो इसमें मेन क्या आपका केरला हो गया, असम हो गया और लद्दाख, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप याद रखना। तो केरला में क्या होता है आपका वल्लम, दैट इज कॉल्ड द स्मॉल वुडन बोट, एक छोटी लकड़ी की बनी हुई नाव होती है जिसको क्रॉस करके बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपका नदी है, मान लो छोटे छोटे बच्चे इस क्रॉस इधर रिवर की धार है इस साइड में, इन बच्चों को रिवर क्रॉस करके क्या करना, स्कूल जाना है। तो बच्चे क्या करते हैं, एक बोट की यूज करते हैं। उस बोट का नाम क्या होता है आपका, बच्चे क्या करते हैं, एक बोट यूज करते हैं, राइट। उस बोट का क्या नाम होता है आपका, वल्लम नाम होता है, ध्यान रखना। उस बोट का नाम क्या है आपका, जिससे आपका ये नदी है, ठीक है, ये क्या आपकी नदी है, इस नदी को क्रॉस करने के लिए बच्चे एक बोट का यूज करते हैं। बोट का नाम क्या है, ये आपकी रिवर है, ठीक। अब बोट का नाम क्या दे रखा है यहाँ पे, इसका नाम दे रखा है हमने वल्लम दे रखा है, ध्यान रखना वल्लम, ठीक है। ये बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे बैठ के, छोटे छोटे बच्चे जो हैं इस नाव में बैठ के क्या करते हैं, इस रिवर को क्रॉस करके इस साइड चले आते हैं, जिस साइड इनका स्कूल होता है। मान लो स्कूल इनका छोटा सा बना है एक, ठीक है, ये स्कूल है। तो बच्चे इस नदी को क्रॉस करने के लिए क्या यूज करते हैं, एक बोट यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, वल्लम नाम है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको याद रखना, स्मॉल वुडन बोट दैट इज कॉल्ड द वल्लम, वो कहाँ पे होता है आपका, केरला में यूज होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो मुख्तारपुर की बात करें तो मुख्तारपुर विलेज इन द पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना। अगर हम मुख्तारपुर की बात कर रहे हैं तो मुख्तारपुर हर कहाँ पर का, आंध्रा में है, ध्यान रखना। ये चीज़ ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट है बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट एग्जामिनेशन, बिकॉज आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि मुख्तारपुर है कहाँ पे आपका। मुख्तारपुर विलेज इज इन द पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट, पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, आंध्रा में, ध्यान रखना, AP, दैट इज कॉल्ड द AP। अब देखो आंध्र प्रदेश की 2 साड़ी, उसका नाम क्या है जो फेमस है, आंध्र प्रदेश की 2 साड़ी है आंध्रा की, उन साड़ियों का नाम क्या है, 2 टाइप ऑफ साड़ीज दैट इज द पोचमपल्ली एंड कलमकारी आर फेमस इन आंध्र प्रदेश। 2 टाइप की साड़ियाँ हैं, पोचमपल्ली और कलमकारी, ध्यान रखना। ये 2 टाइप की साड़ियाँ हैं जो फेमस है कहाँ पे, आंध्रा में, तो ध्यान रखना। मुख्तारपुर की बात करें तो कहाँ पे आपका, आंध्रा में, और आंध्रा की 2 साड़ियाँ फेमस है, पोचमपल्ली और कलमकारी, ध्यान रखना। अब देखो कभी कभी पूछ लेता है बच्चू खान खेल का मैदान मुंबई में एक कोच मुस्तफ़ा खां के नाम पर, ध्यान रखना। तो बच्चू खान खेल का मैदान ये पूछ लेता है कि बच्चू खान खेल का मैदान किसके नाम पे है, तो ध्यान रखना मुस्तफ़ा खां के नाम पे है, ध्यान रखना। बच्चू खां खेल का मैदान मुंबई में एक कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर है, ध्यान रखना। कभी कभी पूछ लेता है बच्चू खान खेल का मैदान कहाँ पे है, तो ध्यान रखना मुंबई में है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर हम टंग की बात करें, जीभ की बात करें, तो जीभ में देखो आपके 4 जीभ देखा आपने, सबकी जीभ है, ठीक है। अब इसमें क्या हमने डिवाइड किया है, इस पे क्या होता है आपकी जीभ पे क्या होता है, छोटे छोटे टेस्ट बर्ड होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं आपके टेस्ट बर्ड होते हैं जो स्वाद को बताते हैं कि छोटे छोटे क्या होते हैं आपके टेस्ट बर्ड होते हैं, कई हज़ार बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपके जो खाने का स्वाद होता है उसको बताते हैं। तो हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो देखो अगर हम सेंटर की बात करें, टॉप की स्टार्टिंग की यहाँ की बात करें, तो ये पोर्सन यहाँ पे कोई भी चीज़ आप मीठा स्वीट खाते हो ना, तो स्वीट के बारे में बता दें कि हाँ जो आप चीज़ खा रहे हो क्या है आपका, स्वीट है, मीठा है। तो देखो हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो आपका स्वीट है, एक आपका जस्ट अपोजिट में क्या आपका बीटर, मीन्स तीखेपन की यहाँ पे स्वाद पता चलेगा आपका। अगर कोई चीज़ तीखा खा रहे हो तो यहाँ से आपको टेस्ट बर्ड बता देंगे कि आप तीखी चीज़ खा रहे हो। तो देखो हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, एक बीटर हो गया, सोर हो गया, साल्टी हो गया एंड स्वीट हो गया, ध्यान रखना। तो बीटर क्या होता है, सबसे लास्ट पोर्सन होता है आपका जीभ का, वो क्या बताता है आपका बीटर का टेस्ट बताता है कि जो भी चीज़ आप खा रहे हो क्या होगा, तीखा है, कैसा है। अगर आपने स्वीट खाया तो स्टार्टिंग जीभ के स्टार्टिंग में क्या होता है आपका स्वीट, ध्यान रखना। यहाँ की जो टेस्ट बर्ड होती है वो आपको बता देती है कि आपका जो आप जो खा रहे हो क्या मीठा खा रहे हो कि तीखा खा रहे हो, ठीक है। अगर हम साइड की बात करें, लेफ्ट एंड राइट की बात करें, ठीक है। अगर हम राइट की बात करें तो इस साइड का क्या बोलते हो आप, सोर बोलते हो, ध्यान रखना। अगर नमकीन साल्टी खा रहा है नमक टाइप का, तो साल्टी यहाँ से पता चलेगा आपको। तो इसे ध्यान रखना, सॉल्ट एरिया कहाँ पे आपका, ठीक है, स्वीट एरिया कौन सा आपका, बीटर एरिया कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी आपका NCERT में दिया है तो जीभ के हिस्से में
छोटे छोटे क्या आपके टेस्ट बर्ड है, ठीक है, वो आपको बताते हैं खाने का स्वाद कि आप खाना जो खा रहे हो तीखा खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, खट्टा खा रहे हो, ठीक है, कैसा खा रहे हो। तो कौन बताता है आपको, छोटे छोटे टेस्ट बर्ड होते हैं वो बताते हैं। तो अगर आपने मिठाई खाई है तो स्टार्टिंग का पोर्शन बता देता है वो चीज़ कैसा आपका मीठा है, ये स्टार्टिंग के जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो बताते हैं। तो ये 4 टाइप के याद रखना, बीटर, सोट, सॉल्टी एंड स्वीट। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, जैसे बच्चा है, ठीक है, छोटा सा बच्चा है, ये क्या कर रहा है, बर्फ़ को खा रहा है, ठीक है। अब बर्फ़ क्या होता है आपका, मीठा होता है, तो मीठे फल का स्वाद कहाँ से पता चलेगा आपको, स्वीट, मीठा, राइट। देखो जीभ का ये स्टार्टिंग पोर्शन है, तो बर्फ़ क्या होता है आपका, मीठा होता है। तो मीठे का स्वाद कहाँ पता चलेगा, यहाँ से खाते पता चल जाएगा कि आप मीठा है, बर्फ़ का स्वाद कैसा, मीठा है। अगर वो तीखा चीज़ खाते तो क्या होता है आपका, जो ये लास्ट वाला पोर्शन होता है यहाँ पे बताता है तीखा है, ठीक है। तो छोटा सा एक एग्जांपल था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम EVS NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे कि आपका सूखी लौकी का यूज क्यों किया जाता था आपका, ठीक है। और जो कुकुड़ है झारखंड के बारे में बताएंगे, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। और आपका वन का अधिकार अधिनियम 2007 के बारे में बताएंगे, क्या क्या है आपके, ठीक है। जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। और आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है NCF 2005, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है क्या, आपका NCF 2005 है क्या, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके मेन फीचर्स क्या हैं, ये सारे पॉइंट हम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।